हाँ, सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एनाफाइलैक्सिस के बारे में, ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सेप्टिक शॉक या शॉक के बारे में पढ़ा था, डिटेल पढ़ा था सेप्टिक शॉक का मैनेजमेंट। और शॉक एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई भी कोलैप्स आता है और उसकी वजह से अगर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो जो पहुंचना चाहिए वहां पर एप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस बच्चों में ही नहीं, ये कहीं ना कहीं एडल्ट में और ओल्ड पर्सन्स में भी दिखाई देती है। आगे बात करते हैं। एनाफाइलेक्सिस इज द मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन रैप इफ इट इज रैपिड ऑनसेट एंड लाइफ थ्रेटनिंग। तो आगे यहाँ पर आपको दे रखा है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक एक ऐसी सीवियर टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी क्रिएट करती है। और अगर ये रैपिड होती है, अचानक से होती है इसका ऑनसेट, तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है क्योंकि इसको मैनेज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं कि ये किस तरीके से हो सकती है। It is characterized by the vascular shock, widespread edema and respiratory distress। तो इसकी वजह से जब एलर्जिक रिएक्शंस जब भी बढ़ती हैं बॉडी के अंदर, तो वो तीन तरीके की चीजों की वजह से बढ़ सकती हैं। या तो बहुत ज्यादा एडिमा दिखेगा, पेटेटे एडिमा दिखेगा, या फिर बाहर कोई भी एडिमा दिखाई देगा जैसे रक्तपित्त में दिखाई देता है ना। वैसी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती हैं। एडिमा शीत पित्त में भी दिखाई देता है इस तरीके से, एडिमा है ना, जिसको पित्त बोलते हैं, उसमें भी दिखाई देता है। वो भी एक तरीके का एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी यहाँ पर दिखाई देगा। रेस्पिरेशन के जो रिदमिक होती है, रिदम ऑफ रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग रेट, उसमें डिक्रीमेंट कहीं ना कहीं दिखाई देगा। वेस्कुलर शॉक यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं लो दिखाई देगा। ऐसी कंडीशंस की वजह से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। आगे फिर बोला है कि टाइप वन, इन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स इट कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। सो टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। एंड हाइपर सेंसिटिविटी इज एक्चुअली नथिंग, इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अपॉन द, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जब एलर्जन एंटर किया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन्स सिक्रीट होते हैं। एंड दिस इज द एक्चुअली द रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन एंटर किया है। टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज द रेस्पॉन्सिव फॉर सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस। तो जो पूरे सिस्टमिक कोई पर्टिकुलर सिस्टम की बात करी गई है, नॉट फॉर होल बॉडी। इफ टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी है तो कहीं एक सिस्टम पर जहां पर वहां पर एलर्जन एंटर किया है वहीं पर जो है आपको एनाफाइलेक्सिस या फिर एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई को देंगी। समझ आ गए यहाँ पर? जैसे, समझ आ गया क्या? यस सर। जैसे कि इट में बी सीन, एनाफाइलेक्सिस कहाँ पर सीन हो सकती है, कहाँ पर दिखाई दे सकती है? इट में बी सीन इन केस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन प्रोटीन एंटीसीरा। कोई भी फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होती है या तो कॉन्शियसली या नॉन कॉन्शियसली, उस केस में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस दिखाई देती हैं। एंजाइम्स अगर एंटर कर गए और हार्मोन्स एंटर कर गए, पॉलीसेकेराइड्स एंटर कर गए, ठीक है। ड्रग्स में पेनिसिलिन सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है। और वैक्सीन एंटर करती हैं। जब भी अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में जब हम एट्यूनेटेड वायरस को एंटर करा रहे थे बॉडी के अंदर, तो फेब्राइल कंडीशंस, बॉडी एक ऐसी कंडीशंस दिखाई दे रही थी। तो दीज ऑल आर द कंडीशन ऑफ एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस। ना कमिंग टू फूड एलर्जेंस, अगर फूड एलर्जी है, किसी को वीट एलर्जी है, किसी को किसी चीज से फूड एलर्जी है, तो वो भी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन स्टमक और या फिर एब्डोमिनल रीजन पर कॉज कर सकती है। इंसेक्ट स्टिंग, अभी आप गत तंत्र में पढ़ रहे होंगे या फिर टॉक्सिकोलॉजी में, कि जो स्टिंग्स होती हैं, जो पॉइजन्स की स्टिंग होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईचिंग जैसी, रेडनेस जैसी, पैलर डैलर और रेडनेस जैसी कंडीशंस को लेके आती हैं। These all the conditions are of anaphylaxis or inflammation. Now coming to the next, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखाई दे सकते हैं जब भी आपको कंडीशन एनाफाइलेक्सिस की दिखेगी? तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले फ्लशिंग होगा, या तो जो पेशेंट आपके पास आया है उस पेशेंट का फेस जो होगा वो फ्लशिंग फेस होगा, दैट मींस रेड फेस होगा। देन वीकनेस होगी उसमें,
कहीं ना कहीं उस रिएक्शन को कट करने के लिए हिस्टामाइन रिलीज हो रहे होंगे, तो एंजाइटी दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन या फिर फियरफुल कंडीशन उसके अंदर दिखाई दे रही होगी। तो फ्लशिंग के ब्रैकेट में आप रेड फेस लिख लें और एप्रीहेंशन के बीच में फियरफुल कंडीशन लिख लें। तो फ्लशिंग, वीकनेस, एंजाइटी और एप्रीहेंशन जैसे क्लिनिकल फीचर्स आपको एनाफाइलैक्सिस के अंदर दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं यूट्रिकेरियल लीजन्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ईचिंग इन लिप्स, लिप्स के साइड में या लिप्स के ऊपर ईचिंग दिखाई दे सकती है, टंग पर ईचिंग दिखाई दे सकती है, और ओरल कैविटी में भी ईचिंग दिखाई दे सकती है। तो ये कंडीशन आपका क्लिनिकल फीचर एक और हो गया। फिर आप बात करते हैं डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जिसका क्लिनिकल टर्म है डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया का मतलब ही क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। तो जब भी जो पेशेंट है उसको अगर ये आपका एनाफाइलेक्सिस कंडीशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो रही होगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज द ऑल्सो क्लिनिकल साइन। टाइटनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट की जो एरिया है वहां पर कहीं ना कहीं टाइटनेस दिखाई दे रहा होगा, इट इज ऑल्सो क्लिनिकल साइन। एब्डोमिनल पेन, अगर तो फूड एलर्जी है तो एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग जैसी कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। हाइपोटेंशन, लो बीपी, शॉक, शॉक क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल इनसाइड द बॉडी। वीक एंड थ्रेडी पल्स, रैपिड पल्स या फिर या तो बहुत ज्यादा फिजिबल या फिर वीक पल्स दिखेगी, या थ्रेडी यानी कि बहुत ज्यादा पाल्पेटिंग आपको पल्स दिखाई दे सकती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है हेडेक होगा, अनरेस्पॉन्सिवनेस। हेडेक हो सकता है उसके बॉडी में है, और अनरेस्पॉन्सिवनेस यानी अनकॉन्शियसनेस आ सकती है किसी पार्ट के लिए लेकर। हाइपोटोनिया, जो मसल है उसकी जो टोनिकसिटी है वो कम हो सकती है। ठीक है, हाइपोटोनिया मींस द कॉन्ट्रैक्शन और द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल में बी हैम्पर्ड। सिजर्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशन और द क्लिनिकल फीचर्स फॉर द एनाफाइलेक्सिस। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सीरम के अंदर दो एंजाइम जो है बढ़ जाएंगे, दो सॉरी हिस्टामिन और ये ट्रिप्टेज एंजाइम बढ़ जाएगा। हिस्टामिन हमें पता है कि हमें एंटी एलर्जिक सब्सटेंस है। सो सीरम का जब हम सीरम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे लैब्स के अंदर, तो उस सीरम के अंदर हिस्टामाइन रेज आएगा और ट्रिप्टेज एंजाइम भी रेज आएगा। ठीक है ना, तो सीरम के अंदर अगर हिस्टामाइन और ट्रिप्टेज एंजाइम जो है रेज आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो फूड एलर्जी हुई है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑटो न्यूरोनेटिक एडिमा हुआ है, मतलब हेरिडिटी, जो जन्मजात कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, वो हमारा अगर एनाफाइलेक्सिस कॉज करता है, तो उसमें एक हम टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है C1INH। ठीक है, C1INH की फुल फॉर्म क्या होती है, C1 रिसेप्टर होता है उसका, इनहिबिटर फंक्शनल ऐसे। तो C1 रिसेप्टर्स जो होते हैं इनहिबिटर्स, वो वहां पर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन भी होता है उसका। फिर हम बात करते हैं VMA, दैट इज यूरिन वेनालाइक मैंडेलिक एसिड। ठीक है, यूरिन के अंदर ये जो VMA है वो इंक्रीज्ड कंडीशन में दिखेगा, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर रहता है। फिर नेक्स्ट है सीरम सेरोटोनिन लेवल और कार्सिनोइड सिंड्रोम। ठीक है, अगर कार्सिनोइड सिंड्रोम है, ठीक है ना, इस केस में सेरोटोनिन लेवल जो है सीरम में इंक्रीज दिखाई देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन है। नेक्स्ट है रास्ट, है ना, तो रास्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रास्ट किसके लिए किया जाता है। तो इस पे लिख लें कि IgE, जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है, वो हमेशा कब निकलती है, जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ये आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। IgE फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस, ये एंटीबॉडी जो होती हैं। तो अगर ब्लड टेस्ट आप करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के दौरान पर IgE रेज्ड आता है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम क्लियर कराते हैं, रेडियो एलर्जिक सॉर्बेंट टेस्ट। ठीक है, इसको टेस्ट को IgE की कंसंट्रेशन को, मात्रा को मापने के लिए एक जो टेस्ट होता है उसका नाम है रास्ट। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट। समझ आ गया? और ये किसके लिए होता है, फॉर हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफाइलेक्सिस। समझ आ गया क्या इन्वेस्टिगेशन सारे? यस सर। इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जब होते हैं जब पेशेंट आपका इमरजेंसी वार्ड में आया है। इमरजेंसी वार्ड में आप सबसे पहले पेशेंट को स्टेबल करते हैं। उसमें स्टेबल करने के बाद उस पेशेंट के आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट
कराएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, अगर उसको पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएंगे। आप उसको सीबीसी मार्कर और वायरल मार्कर और इधर आपका हीमोग्लोबिन, इन सभी के लिए लिखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लशिंग फेस है, लीजन्स दिखाई दे रहे हैं, ईचिंग दिखाई दे रही है, डिस्फेजिया है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, हेडेक और हाइपोटोनिया वगैरह अगर दिख रहा है, और आप कहीं ना कहीं डिफरेंशियली डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, तो उसमें आप सीरम हिस्टामाइन ट्रिप्टेज या फिर इन्वेस्टिगेशन कोई भी हम जो दे रखे हैं वो करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अब आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिससिटेशन का। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है तो हम सबसे पहले उसके TABC, दैट मीन्स दिस इज द रिससिटेशन। ये नॉर्मल मेंटेनेंस हम करते हैं टेम्परेचर का, एयरवेज का, ब्रीदिंग का और सर्कुलेशन का। तो सबसे पहले हम पेशेंट को टेम्परेचर, एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम को सही करेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं इन एफिनेफ्रिन हार्मोन को। एफिनेफ्रिन को इंट्रामस्कुलर देंगे हम 0.0 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से लिटरल थाइज में देंगे, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एफिनेफ्रिन इज द एड्रेनलिन हार्मोन विच इज एक्चुअली एंटी एलर्जिक इन रिएक्शन। एंटी हिस्टामिन्स देंगे, ठीक है, रिएक्शंस को रोकना है, दैट्स वाई हम एंटी हिस्टामिन्स देंगे। क्लोरमफेनेरमिन देंगे 0.1 mg पर केजी या फिर प्रोमेथेजिन देंगे, ठीक है। ये सारी की सारी ड्रग्स जो होती हैं वो एंटी एनाफाइलेक्टिक ड्रग्स हैं। ये आपने सेकंड ईयर में एंटी एनाफाइलेक्टिक ग्रुप्स के अंदर पढ़ा होगा। हर एक कोई भी ड्रग्स को जब आप पढ़ते हैं तो उस ड्रग की कोई ना कोई क्लास होती है, सो आप उस क्लास को लिख लिया करें। दिखाई दे रहा है क्या? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टकट ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स, ठीक है, सॉरी शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन 1 to 2 मिलीग्राम्स पर केजी IV देते हैं, IM 6 hourly देते हैं, ठीक है। तो या तो IV और या फिर IM 6 घंटे में हर डोज को देते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखना कि स्टेरॉइड का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड। आपसे अगर कोई पूछे तो आप स्टेरॉइड का फंक्शन बताएंगे कि सर स्टेरॉइड का फंक्शन होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई है, एग्रेसिव हो गई है हमारी किसी एलर्जन को लेकर, तो उस इम्यूनिटी को हम डाउन करते हैं। समझ गए बात को? स्टेरॉइड का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज डाउनिंग योर इम्यूनिटी, ठीक है, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं उनको कम करता है। इसीलिए स्टेरॉइड को ज्यादा मात्रा में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर स्टेरॉइड को हम ज्यादा मात्रा में यूज कर लेंगे तो क्या कंडीशन होगी, इम्यूनिटी डाउन होती चली जाएगी। फिर अब हम एकदम से स्टेरॉइड छोड़ेंगे तो इम्यूनिटी एकदम से अटैक करेगी बॉडी पर, और हो सकता है ऑटो इम्यून जैसे डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाए। समझ आ गया क्या? आगे चलें। यस सर। ओके। नेक्स्ट इज द पॉइजनिंग ऑफ फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जाके अगत तंत्र में। ये अगत तंत्र में फॉरेंसिक साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन इसमें जो 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 पॉइजनिंग दे रखी है वो पॉइजनिंग बच्चों में बताई गई है, ठीक है ना। तो बच्चों में क्या क्या पॉइजनिंग पॉसिबल है उस पर हम बात करते हैं। तो कोरोसिव पॉइजनिंग की बात करी गई है। कोरोसिव पॉइजनिंग में कि बच्चा अगर एसिड या एल्कली को बाहर, अगर आपने कोई भी रख रखा है, एसिड रख रखा है, एल्कली, और बच्चा घूमता हुआ गया उसको इंजेस्ट कर गया कोरोसिव पॉइजनिंग में, तो क्या हो सकता है, ये कंडीशंस दिखाई के आगे देती हैं। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। कोरोसिव पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे ने उस चीज को इनटेक कर लिया है, जैसे एसिड की बात करी गई है, तो जो हमारी सुपरफिशियल लिनिंग होती है गट की, उसमें परफोरेशन कर देता है वो, और उसके साथ साथ ही वहां पर नेक्रोसिस और कोएगुलेशन क्रिएट करता है। दूसरी बात, जो पेरिटोनियम होती है लेयर, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो हम बात करते हैं, अगर बच्चे ने कोरोसिव पॉइजनिंग कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं, जो भी एसिड और एल्कली, यानी कि 7 pH से प्लस में और 7 से नीचे pH की कंडीशंस को इंजेस्ट कर लेता है। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे की सुपरफिशियल गट लिनिंग है वो डैमेज होती हैं, इसके साथ साथ गट के अंदर परफोरेशन हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और वो पेरिटोनियम में जाने के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। उसके साथ साथ ही वहां की सेल्स डैमेज हो सकती हैं, इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन नेक्रोसिस। कंसीडरिंग दैट एल्कली कॉज डीप पेनिट्रेटिंग लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस, अगर हमारा एल्कली बहुत ज्यादा पीएच का है, लाइक 9 से 14 pH के बीच में है, हाईली बेसिक नेचर का है, तो इस केस में वो डीप पेनिट्रेट कर जाता है और
जो डीप सेल्स हैं उनके अंदर नेक्रोसिस क्रिएट करता है, डेथ क्रिएट करता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कोरोसिव पॉइजनिंग में, तो यहाँ पर वोमिटिंग दिखाई देती है। सबसे पहले यहाँ पर वोमिटिंग दिखाई देती है। डिस्फेजिया, वोमिटिंग समझ गए। डिस्फेजिया का मतलब है कि स्वेलिंग में दिक्कत, किसी सॉरी स्वेलोइंग में दिक्कत, यानी कोई भी चीज को निगलने में दिक्कत होगी, डिस्फेजिया। ड्रूपिंग हो जाएगी, एक फेस की ड्रूपिंग करेगा कोई ना कोई पार्ट अगर उसका। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, हमने बताए थे एब्डोमिनल रीजन में, हमने एपिगैस्ट्रिक रीजन बताया था, उस रीजन में पेन बताएगा बच्चा। रिफ्यूजल टू ड्रिंक लिक्विड, अगर आप लिक्विड डाइट को या लिक्विड को दोगे पानी को तो वो रिफ्यूज कर देगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रीदिंग रेट वगैरह में चेंजेस आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही उसके अंदर स्टीडोर होगा। स्टीडोर का मतलब होता है कि ये जो साउंड है बच्चे की वो ब्रीदिंग करते टाइम आएगी, मतलब वाइब्रेटिंग साउंड आएगी। ठीक है, समझ गए बात को। स्टीडोर का मतलब होता है कि बच्चा जब भी ब्रीथ करेगा तो एक वाइब्रेटिंग साउंड कॉज होगी, और इसके साथ साथ शॉक भी क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। समझ आ गया? आगे चलें। Yes, sir. इसके साथ साथ देखो, ध्यान से सुनो बात को, कि ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि आप सोचेंगे क्या, आप ये सोचना चाहेंगे कि भैया हम तो इसको न्यूट्रलाइज कर दें। अगर हमने एसिड एंटर कर गया है तो एसिड के आप क्या न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिड में आप न्यूट्रलाइज कर देंगे बेस से, और बेस से एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि गट डिकॉन्टामिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन बाई एसिड और एल्कली इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्योंकि ये बात इसलिए है क्योंकि आप एसिड को अगर ओरली देंगे तो ओरली और भी जो सेल्स हैं उसको भी आप डैमेज करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये जो डायरेक्ट जो न्यूट्रलाइजेशन आप कर रहे हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और मिल्क इज यूज टू वॉश ओरल म्यूकोसा एंड नॉट ओवरलोडेड स्टमक इन द इंड्यूस्ड वोमिटिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि हम मिल्क क्या होता है, मिल्क एक तरीके से बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर एसिडिक पार्ट अगर बच्चे ने कर लिया है इंगल्फ, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मिल्क थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, जिससे जो ओरल म्यूकोसा पे एसिड चिपका हुआ है वो वॉश हो जाएगा। अगर इस मिल्क दे रहे हो तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवरलोडिंग क्या करेगी, एसिड कॉज और ज्यादा कर देगी या फिर ब्लॉटिंग कॉज कर देगी, जिससे वोमिटिंग बढ़ जाएंगी। तो आपको अगर कभी भी कोई भी चीज होती है, जैसे बहुत ज्यादा अल्सर हो गए पेट में किसी पेशेंट के, या बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिक पेशेंट है, ठीक है ना, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है उसके अंदर, तो आप कहेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल्क सेवन करना शुरू कर दें। समझ आ गया? Yes, sir. अगर हाँ, अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना चाहते हैं, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्ट्स होता है, सॉल्ट्स दिए जाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ये एंटासिड की तरह वर्क कर सकता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप किसी भी एसिड और एल्कली से न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। ट्रॉपिकल इंजरी है, तो ट्रॉपिकल इंजरी के केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वॉश करेंगे और उसके बाद उसका आगे मैनेजमेंट करेंगे। ट्रॉपिकल इंजरी का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर के सुपरफिशियल टिश्यू में कहीं पे जल गया है वो एसिड से, तो सबसे पहले उसको आप वाटर से वॉश करेंगे या इरिगेशन करेंगे प्रोलोंग, ताकि वहां पर जो एसिड जमा हुआ है वो वहां से चला जाए। क्लियर है? आगे चलें। इसके साथ साथ आप खाली पेट का कैप्सूल जिसे बोलते हैं, उसका नाम होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई सॉरी, पीपीआई नाम होता है उसका। तो जो अगर एडल्ट पर्सन है तो उसमें आप पीपीआई भी चला सकते हैं। पीपीआई क्या होता है, पेंटाप्राजोल जैसे आते हैं, तो वैसे करके जो है कैप्सूल्स को आप ले सकते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एचसीएल फॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा था एक्सेस, वो रुक जाता है। H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। एंटासिड इज टू प्रिवेंट सेकेंडरी इंजरी बाई रिफ्लेक्स, क्योंकि एसिड और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देके और एसिड रिफ्लेक्स कॉज करा सकता है। इस वजह से आप क्या करेंगे, उसमें जो सेकेंडरी इंजरी है उसको बचाने के लिए आप पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर और एंटासिड दे सकते हैं। समझ गए बात को? और आप बोलेंगे कि भाई, उस पेशेंट को बोलेंगे भाई आप बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ताकि आपके अंदर जो एसिड है वो ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूशन हो जाए उसका, और बाई यूरिन आप एक्सक्रीट कर पाए उस चीज को। समझ गया क्या? समझ आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट,
क्योंकि अगर एनकरेज करेंगे ड्रिंकिंग को तो सेल्फ डायलेशन हो जाएगा। पता ही है आपको कि अगर डाइल्यूशन करते चले जाएंगे हम तो एसिड जो है वो ड्रिंक जो किया है या एसिड जो ज्यादा रिलीज हो रहा है स्टमक में वो जो है पेन दाह जो है और क्रिएट नहीं करेगा, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए आपने कभी फील भी किया होगा जब आपके स्टमक में बहुत ज्यादा दाह होती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पी लीजिएगा। ठीक है, तो धीमे धीमे अपने आप खत्म हो जाती है वो। ठीक है, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो जनरली क्या होता है, हमारी ब्लड की, हाँ सॉरी, हमारे स्टमक की जो सेल्स होती हैं, गैस्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, वो HCl क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। अब वो HCl इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पॉजिटिव रिफ्लेक्स देता है और ज्यादा HCl आता है, जिससे हमारी म्यूकोसा लेयर एरोड होना शुरू हो जाती है और आपके पेट में दाह होती है, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होती है। इसी को पित्त बढ़ना भी बोलते हैं। तो पित्त को हम, उष्ण पित्त होता है तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, कैसी चिकित्सा करेंगे, उष्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा, शीत शीत। चिकित्सा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये बात आ गया। प्लेसमेंट ऑफ रबर कैथेटर इन ल्यूमेन टू अवॉइड स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रिक्चर के मतलब क्या होता है, एब्नॉर्मल नैरोइंग। ठीक है, जो हमारी गट है, जो ल्यूमन है, उसके अंदर अगर स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो रही है, एब्नॉर्मल नैरोइंग हो रही है, तो इस केस में हम उसमें रबर कैथेटर्स डाल देंगे ताकि स्ट्रिक्चर और नैरोइंग ना हो। फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर बहुत ज्यादा म्यूकोसा लेयर कोरोड हो गई है तो इस कोरोड लेयर के अंदर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स भी चला देंगे ताकि वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा ना बढ़ जाए। आज के केस में ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या, आगे बढ़े। यस सर, ये H2 ब्लॉकर वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रोटॉन पंप हाँ इनहिबिटर के बाद H2 ब्लॉकर। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड एसिड जब भी बढ़ता है तो एसिड हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो बॉडी की भी गैस्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, उनको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है कि और एसिड निकालो, मतलब और एसिड निकालो। ठीक है, जब भी आप खाना नहीं खाते तो एसिड ऑलरेडी बॉडी में था, पहले से ही बनता रहता है पेट में, तो पर जब खाना नहीं खाते तो और एसिड बनना शुरू होता है। रीजन क्या है, पॉजिटिव मैकेनिज्म जाता है। तो H2 मतलब H2 ब्लॉकर जो हाइड्रोजन है उसको ब्लॉक करने के लिए और प्रोटॉन वही H प्लस आयन को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पर कैप्सूल्स बनाए गए हैं, जैसे पेंटाप्राजोल, रेमीप्राजोल, नाम सुने होंगे सभी आपने, है ना, नाम तो सुने होंगे। ये कैप्सूल्स क्या करते हैं, जो हमारा जो एसिड है उस एसिड में हाइड्रोजन को Cl क्लोरीन के साथ बाइंड नहीं करने देते, और जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है। इसलिए जो भी पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है उस केस में हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो बच्चा या वो पेशेंट PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पर जाए और वो H प्लस आयन को Cl नेगेटिव आयन के साथ बाइंड होने से रोके और HCl फॉर्मेशन को खत्म कर दे। समझ आ गया क्या। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केरोसिन पॉइजनिंग। तो देखो आज के टाइम में तो केरोसिन मिलता नहीं है, आज के टाइम पर केरोसिन बहुत कम है, पर पहले के टाइम पर केरोसिन मिलता था तो पहले के टाइम पर बच्चे केरोसिन पी लेते थे। ठीक है, कभी कभी बच्चे को नहीं पता रहता। लेकिन आज के टाइम पर पेट्रोलियम मात्रा में मिल सकता है, तो पेट्रोलियम और केरोसिन, यानी केरोसिन और पेट्रोलियम की पॉइजनिंग में किस तरीके से करा जाता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है केरोसिन पॉइजनिंग। केरोसिन और हाइड्रोकार्बन, केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चाहे केरोसिन हो चाहे कोई हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन आपका पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है और केरोसिन ऑयल भी हो सकता है। तो कैरोस कोई भी इसमें से आर नॉट एब्जॉर्ब थ्रू GIT। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर केरोसिन बच्चे ने पी लिया या कोई हाइड्रोकार्बन को पी लिया, इनटेक कर लिया है, तो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट GIT के थ्रू ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते। ये एब्जॉर्ब नहीं होते तो फिर कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, अगर वो लंग्स में एस्पायर कर गया, ठीक है, लंग्स के अंदर चला गया नोज के थ्रू, तो वहां पर वो क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम। समझ गए बात को। इसके साथ साथ इनका जो एब्जॉर्प्शन है ट्रांसडर्मली भी होता है। अगर बच्चा बहुत देर तक उसको हाथों में लिए पड़ा है हाइड्रोकार्बन को, तो वो ट्रांसडर्मली भी बाई स्किन भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ आ गया क्या यहाँ तक बात। सर बच्चों में ट्रांसडर्मल या सब में होता है? सब में एडल्ट में? बच्चों में, सब में, बच्चा तो एक ही, स्किन टाइप तो एक ही होता है ना। यस सर। क्योंकि हम पीलिया की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बच्चा नाम इसलिए ले देते हैं। पर ये जो रेस्पिरेटरी का पॉइजनिंग है ना, ये बस डोज में डिपेंडेंसी होती है, डोज थोड़ी ज्यादा कम करते हैं, लेकिन जो भी मैनेजमेंट है वो आप एडल्ट में भी यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को। यस सर।
क्लिनिकल फी हाँ, अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज की फेटल या लीथल डोज हमें पता होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता दिया कि 30 ml से अगर ज्यादा या 30 ml अगर केरोसिन या कोई हाइड्रोकार्बन कोई भी इनटेक करता है तो ऐसी कंडीशन में वो लीथल है। फिर आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि इसमें अगर बच्चे ने या किसी ने पेशेंट ने अगर इसको केरोसिन को पी लिया है तो उसकी जो ओरो इसोफेजियल एक्चुअली म्यूकोसा की बात करी जा रही है स्पेशली, कि म्यूकोसा में हल्की बहुत इरिटेशन शुरू हो जाएगी। और अगर ज्यादा देर तक उसको नहीं निकाला गया तो इरिटेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वोमिटिंग्स और हेमेप्टाइसिस भी कंडीशन बन सकती है। केमिकल न्यूमोनाइटिस, ठीक है। तो केमिकल न्यूमोनाइटिस मतलब जो हमारा इन लंग्स है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है, फीवर केमिकल की वजह से इंड्यूस हो रहा है, इसका वजह से इसलिए नाम पड़ा है, ठीक है, न्यूमोनाइटिस। वैसे न्यूमोनाइटिस नॉर्मली होता है पर केमिकल की वजह से इंड्यूस हुआ है तो केमिकल न्यूमोनाइटिस बोल दिया। फीवर की बात करते हैं तो फीवर आ जाएगा, फेब्राइल कंडीशन, टैकीकार्डिया यानी हमारी जो रेट होती है हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी। टैकिपनिया क्या होता है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। कफ होगा, साइनोसिस होगा यानी ब्लूइश कलर हो जाएगा, ठीक है, स्किन का कैसा कलर हो जाएगा, ब्लूइश कलरेशन शुरू हो जाएगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हैम्पर होगा। समझ आ गया? यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आगे क्या बात हो रही है कि एक्सरे फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सामने। एक्सरे फाइंडिंग्स में क्या क्या दिखेगा, फाइंड पंक्चुएट मोटल डेंसिटीज इन पेरीहिलार रीजन एंड पैची डेंसिटी एंड लार्ज एरिया ऑफ कंसोलिडेशन लोकेलाइज एटेलेक्सिस। ये कंडीशन आपको दिखाई देगा। अब देखो वैसे तो एक्सरे फाइंडिंग्स के लिए मेरे पास एक्सरे होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। देखिए क्या होता है कंडीशन, ये हमारा इस तरीके से एक्सरे दिखाई दे रहा है। इस एक्सरे में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन को, ये जहां पर लंग दोनों अटैच होते हैं, इस एंड कंडीशन को, इस लंग लंग जहां पर अटैच हैं, इस कंडीशन का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम होता है पेरीहिलार रीजन। क्या नाम होता है, बोलिए जरा जल्दी से, क्या नाम होता है, कौन सा रीजन है? पेरीहिलार रीजन। पेरीहिलार रीजन। अब ये पेरीहिलार रीजन आपको क्या दिखाई देगा, बड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, एक्सरे में बड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं इसने हाइड्रोकार्बन इनटेक किया है, एस्पायर किया है। इसके साथ साथ क्या दिखेगा, क्या बोला है, और फिर बोला है फाइंड पंक्चुएट मोटर डेंसिटीज। जो लंग्स की पेरीहिलार रीजन है उसकी पेरीफरी पर क्या दिखेंगी, कुछ पैची दिखेंगी, डेंसिटीज दिखाई देंगी, मार्क्स दिखाई देंगे यहाँ पर। ये आपने यहाँ पर एक फाइंडिंग देख ली। फिर देखा है कि पेरीहिलार रीजन में क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, पैची एंड लार्ज दिखेगा, ठीक है। वही पेरीहिलार रीजन क्या होगा, पैची दिखेंगे, पैच दिखेंगे और लार्ज दिखाई देगा। उसके साथ साथ क्या दिखाई देगा, लोकेलाइज एटेलेक्सिस यानी लंग्स जो है वो सिकुड़ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्सिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हल्का छोटा लंग दिखाई देगा, पेरीहिलार रीजन बड़ा दिखेगा। दूसरी बात इसमें क्या बोला है कि कुछ इसमें व्हाइट पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है, क्या दिखाई देंगे, व्हाइट पैचेस दिखाई देंगे। अब ये व्हाइट पैचेज आपने एक और चीज में देखे होंगे, ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है ना, समझ गए क्या? ट्यूबरक्लोसिस में भी यस सर। दिखाई देता है ना व्हाइट पैचेज। देखा किसी ने क्या एक्सरे? नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरे दे के बैठूंगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में देखा है किसी ने ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे, टीबी का? चलो नहीं देखा तो क्या होता है, व्हाइटनेस जो व्हाइट व्हाइट धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, तो इसमें भी व्हाइट धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। फिर आपके पास पेशेंट आया और उस पेशेंट ने कुछ नहीं बताया कि भाई उसने एक्सरे दे दिया और व्हाइट पैचेस देख रहे हैं, तो तुम्हारे माइंड में दो चीजें आनी चाहिए कि या तो इस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या फिर इस पेशेंट ने केरोसिन ऑयल को इनटेक किया है। तो आप कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, बाई टेकिंग हिस्ट्री। समझ आ गया? हिस्ट्री से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा। सर पेरीहिलार रीजन से नहीं हो सकता? पेरीहिलार रीजन से हो सकता है पर उसमें आप कंफ्यूजन व्हाइट पैचेस से कर सकते हैं। समझ के बात को, पेरीहिलार रीजन पे आपकी नजर नहीं गई, व्हाइट पैचेस से कर लिया आपने, ठीक है। तो आपके व्हाइट पैचेस से भी तो दो दिमाग में आते हैं ना कंडीशन, कि व्हाइट पैचेस, समझ के बात को, टीवी में भी होता है इसमें भी होता है।
तो आप कैसे करेंगे फिर उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस? उससे बात करेंगे ना कि कैसे हुआ भाई, कैसे परेशानी कैसे हो रही है, क्या हो गया था, क्या पी लिया है, समझ गए बात को? टीबी है क्या, इसको ऐसे बोलेंगे उसको। यस सर। समझ आ गया? ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक डॉक्टर को ये फाइंडिंग्स नहीं आएंगी तब तक डॉक्टर नहीं बनेगा। एक्सरे फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं जी। ट्रीटमेंट की बात करा गया है तो इसमें गैस्ट्रिक लेवेज यानी स्टमक वॉशेस नहीं करते। ठीक है। अगर उसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन में पेस्टिसाइड मिक्स है तो उसको हम स्टमक वॉश करेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड म्यूकोसा को इरोड कर देती हैं। हमने बोला था, क्या बोला था, कि कोई भी हाइड्रोकार्बन म्यूकोसा लेयर को इरोड नहीं करता, वहां से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आप गैस्ट्रिक लेवरेज करने से फायदा भी नहीं है, वो तो अपने आप ही चला जाएगा ना बाहर, एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो हम यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं गैस्ट्रिक लेवेज। पर अगर पेस्टिसाइड है उसके अंदर तो वो इरोड करेगी, बहुत ज्यादा जलन करेगी, दर्द करेगी, तो उस केस में गैस्ट्रिक लेवेज की तरफ या स्टमक वॉश की तरफ जाएंगे। समझ आ गया? सारी कंडीशन इमरजेंसी है, 15 से 20 मिनट में सोचना होता है इस कंडीशन में। समझ गए बात को ना? यस सर। हैवी मेटल्स और इफ मोर देन 1 ml kg इज इंजेस्टेड, ठीक है, या तो पेस्टिसाइड मिक्स है उसके अंदर या फिर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर हैवी मेटल मिक्स हैं, वो भी 1 ml/kg की मात्रा से ज्यादा, तब हम उस कंडीशन में स्टमक वॉश की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देंगे उसको, पेशेंट को। ऑक्सीजन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, ऑक्सीजन मास फ्लो देंगे हम उसको, और उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराएंगे। और बीटा टू एगोनिस्ट एंड फॉर वीजिंग, ठीक है, हमारा जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होगा जिसमें हमारे लंग्स से सीटी की जैसी वीजिंग साउंड आएगी, उस साउंड को रोकने के लिए हम उसको बीटा एंटागोनिस्ट देंगे। ये एंटी वीजिंग ड्रग्स होती हैं। समझ गए क्या? यस सर। नेक्स्ट चले। आगे है एंटीबायोटिक फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टमक के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, या फिर यूट्रीन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कुछ बन रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप एंटीबायोटिक्स भी उसमें चला देंगे। समझ आ गया? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक। और फॉस्फेट मतलब है फॉस्फेट के ऑर्गेनिक साल्ट की अगर पॉइजनिंग होती है बॉडी के अंदर, जहर जहर या विषाक्तता होती है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बात है ऑर्गेनोफॉस्फेट पैराथियोन या मेलाथियोन सॉल्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो होते हैं उनका नाम पैराथियोन या मेलाथियोन नाम से आता है। Toxicity occur due to irreversible inhibition of cholinesterase, which in turn leads to excessive accumulation of acetylcholine। ठीक है जी। अब क्या होता है कि ये टॉक्सिसिटी किस वजह से होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी पैराथियोन या मेलाथियोन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोलिन स्टरेज होता है वो इरिवर्सिबली बनना शुरू हो जाता है, और वो आगे जाके एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। You know that acetylcholine is the neuron transmitter और which is excitatory neurotransmitter। ये कौन कौन जानता है इस चीज को? सभी जानते हैं क्या? ACE is the excitatory neurotransmitter। ठीक है। यू नो और नॉट बताओ जरा, सेकंड ईयर में पढ़ के आओगे होगे सारा, एंटी एपिलेप्टिक्स लेप्टिक्स में सब ये। हाँ सर। ठीक है, तो बता दो इनहिबिटरी कौन सा होता है? ACE का इनहिबिशन कौन करता है? बता दो, जल्दी बता दो। एक तो आप लोग ना पढ़ते कम हो। चलो, ACE, ACE is the acetylcholine, acetylcholine, this is the excitatory neurotransmitter। ठीक है। और इसको इनहिबिट करने के लिए, ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है तो इसको नेगेटिव इफेक्ट शो कराने के लिए हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है गाबा। व्हाट इट इज? गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। आ गया समझ? क्या? ठीक है, गामा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। तो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जो है वो हमारा इसका एंटीगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होता है। टॉक्सिसिटी अगर समझ आ गया, फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखते हैं?
क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखते हैं ध्यान से रखेंगे। इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कॉज राइनोरिया, ठीक है, वीजिंग, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है, ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वीसीटी जैसी साउंड आ गई, और साउंड आने के साथ साथ आपकी जो नोज है वो भी बहना शुरू कर देगी, तो उसको राइनोरिया बोलेंगे। इसके साथ साथ टैकीकार्डिया दिखेगा, जो हमारी पल्स रेट है वो बढ़ी हुई दिखेगी, जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई दिखेगी। हाइपरटेंशन दिखाई देगा वहां पर, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर इन सीवियर केसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जनरल सपोर्टिव मेजर्स हम देंगे। जनरल सपोर्टिव मेजर समझ ही गए आप, यानी जो ऑक्सीजन फ्लो मास्क है उसके साथ साथ आप ऑक्सीजन फ्लो मास्क हो गया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम करेंगे, उसके साथ साथ हम इसमें एट्रोपिन देंगे। ठीक है, एट्रोपिन क्या होता है? एट्रोपिन इज द एंटीकोलिनर्जिक और एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। इट इज द क्लास ऑफ एट्रोपिन इज द एंटीकोलिनर्जिक और एंटी स्पाज्मोडिक। आपने यहाँ पर क्या देखा कि कोलिन स्टरेज यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। टॉक्सिसिटी अकर ड्यू टू इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन मतलब इनहिबिट होना शुरू हो जाता है कोलाइन स्टरेज, और उसकी वजह से एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है एसिटाइल कोलिन का। तो हम यारी जो एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी कोलिनर्जिक जो है ड्रग्स है एट्रोपिन, जो कि लो हार्ट रेट, रिड्यूस सलाइवेशन में करी जाती है, और ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करती है, जिससे हमारे इन्वॉलेंटरी मूवमेंट मसल के होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो साइड में कोई भी जब भी ड्रग आप पढ़ते हैं तो ये आदत जरूर डाल लो, ये आदत नहीं पड़ी तो नहीं बन पाओगे कुछ। Atropine is the low heart rate, given in the low heart rate, reduce salivation, blocking acetylcholinesterase, sorry, acetylcholine को block करती है and inhibit the involuntary muscle movement. Coming to the next, atropine is given IV every 15 to 30 मिनट, ठीक है। कितनी देनी है? 0.0 to 0.05 मिलीग्राम पर केजी। इसके साथ हम क्या देंगे, जैसे ये खत्म हो जाएगी आईवी में तो हम इसको एट्रोपाइजेशन करेंगे, फॉलोड बाय 0.02 टू 0.08 मिलीग्राम्स पर केजी पर आवर कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन फॉर 24 आवर्स, ठीक है। अगर हमारा ये कंडीशन चलती चली जा रही है, ब्रीज हो रहा है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन चले जा रहा है, तो हम एट्रोपाइजेशन और ज्यादा करेंगे 24 आवर्स तक। समझ आ गया क्या? इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं पैराली पैरालीडॉक्सिम। पैरालीडॉक्सिम एक तरीके से एंटी एट्रोपिन जैसा ही है, ठीक है। सीवियर पॉइजनिंग में हम इसको यूज करते हैं। इसकी विस्की भी डोज दे रखी हैं 25 टू 50 मिलीग्राम पर केजी। अच्छा, दो ड्रग्स देने का रीजन क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट किसी एक ड्रग से रेजिस्टेंट कर जाता है। ऐसी कंडीशन में हम उसी जैसी ड्रग का इफेक्ट करने वाली दूसरे सॉल्ट की ड्रग को उठाते हैं। तो पैरालीडॉक्सिन 25 टू 50 मिलीग्राम पर केजी आईएम देंगे या आईवी ओवर 50 टू 30 मिनट। इट इज रिपीटेड आफ्टर 1 to 2 आवर एंड देन 10 to 12 आवर फॉर कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन 9 to 19 मिलीग्राम पर, जब तक हमारे जो सिम्टम्स हैं रिड्यूस नहीं हो जाते। तो फिर हम देखें इंट्रावेनस मैग्नीशियम टू कंट्रोल टैकीरिदमिया, ठीक है। मैग्नीशियम को भी दे सकते हैं हम, ताकि उससे टैकीरिदमिया जो रिदम हो रखा है गड़बड़ वो सही हो जाए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स क्या क्या हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड दे रखी होती है, उन चीजों को इमरजेंसी पेशेंट जो होते हैं, डॉक्टर्स, इमरजेंसी डॉक्टर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो पेशेंट ऑलरेडी इमरजेंसी सिचुएशंस में है, अगर उसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग लग गई तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स को बहुत ज्यादा याद रखना। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स कौन कौन सी है? मॉर्फिन, थियोफाइलिन, कैफीन, फ्यूरोसिमाइड एंड इथेकेराइनिक एसिड। क्यों है? क्योंकि मॉर्फिन और कैफीन क्या करती हैं? एक्साइटेटरी हैं कि नहीं? आप जब भी कॉफी पीते हैं तो अवेकफुल फील करते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी आ गई कि नहीं? यस और नो? मॉर्फिन लेते हैं तो एनर्जी फील होती है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो एसिटाइल यस कोलिन को सर। बढ़ा देगी। अगर आपने कैफीन या फिर मॉर्फिन उसको दे दी तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, जिससे जो पेशेंट है वो वर्स कंडीशन में चला जाएगा। हमारा काम क्या है? एसिटाइल कोलिन को कम करना। तो हम एट्रोपिन की तरफ जाएंगे, ना कि इन ड्रग्स के साथ। समझ गए बात को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं कार्बामेट,
पॉइजनिंग। कार्बामेट का दूसरा नाम प्रोपोक्सर भी होता है। तो कार्बामेट पॉइजनिंग के केस में हम क्या बात करेंगे? पॉइजनिंग इज ड्यू टू रिवर्सिबल कोलाइनेस्टरेज इनहिबिशन, सेम एज कंसिडर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओके, बट यहाँ पर कोई भी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस या न्यूरोलॉजिकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी मैनिफेस्टेशन दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से यहाँ पर हम थोड़े से परेशान नहीं हैं। इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन एंड जीआईटी, और ये स्किन और जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट हम बात करते हैं तो सेम है, एट्रोपिन ही देंगे। जैसे हमने बोला कि सेम है ये, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, रिवर्सिबल कोलिन स्टोरेज का इनहिबिशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ही हम ट्रीटमेंट करेंगे जैसा कि अभी अपने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में पड़ा। हम एट्रोपिन को देंगे, हम पैराडिडॉक्सिन को देंगे। लेकिन सॉरी सॉरी, हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉरी सॉरी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है पैराडाक्सिन, ठीक है, इसको हम नहीं देते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन को देते हैं, ये ध्यान रखना है। सेम ट्रीटमेंट है, इंट्रावेनस मैग्नीशियम दे सकते हैं पर पैराडिडॉक्सिन नहीं देंगे। इसमें हम एट्रोपिन देंगे, उसके साथ साथ उस बंदे का, उस ट्रीटमेंट का, उस पेशेंट का हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस और वीजिंग वगैरह की कंडीशंस को ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग है। इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग क्या होता है? ऑर्गेनोक्लोरीन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करी गई है। ऑर्गेनोक्लोरीन पॉइजनिंग में क्या क्या आते हैं? जैसे डीडीटी, डाइथाइल डाइफेनाइल टेट्रासाइक्लिन, ऐसे सब ये जो होते हैं। डीडीटी इंसेक्टिसाइड हो गए, गामा बीएचसी हो गई, ये सारी वैसे तो आज के टाइम पर नहीं चलती, गवर्नमेंट ने बैन कर दी है डीडीटी और बीएचसी। लेकिन पहले के टाइम पर या कोई इंजेस्ट कर लेता है उस केस में बात कर रहे हैं। इट इज कॉज एबनॉर्मल नर्व ट्रांसमिशन। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल नर्व ट्रांसमिशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से। पर ये क्या होता है? एबनॉर्मल करता है, जिसकी वजह से सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, झटके आना शुरू होते हैं। ट्रीटमेंट हम करेंगे सपोर्टिव, और इसके साथ साथ जैसा सिम्टम आता चले जाएगा उसके जैसा सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम करेंगे। समझ गए बात को? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटामिनोफेन या फिर, हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं कुछ नहीं जानता। क्या हुआ था, एक बार इमरजेंसी में बैठा था मैं, और वहां पर सीएमओ सर आए थे, और सीएमओ सर ने मुझसे पूछा था कि पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है। तो पैरासीटामोल को हम क्या बोलते हैं? पीसीएम बोलते हैं, एंटी पैरेटिक ड्रग बोल सकते थे। यही तो दो चार चीज हम रटे थे, यही रटे थे। तो लेकिन इसका जो सॉल्ट, जो केमिकल सॉल्ट नेम है वो क्या है? एसिटामिफेनॉन। समझ गए? एसिटामिनोफेन करके बोलता है, एसिटामिनोफेन। समझ गए? तो याद रखना है इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटामिनोफेन। समझ गए क्या? तो पैरासीटामोल समझ आ गया क्या अब तक? हेलो? यस सर, समझ। ओके। तो पैरासीटामोल जो है वो वैसे तो हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग है, हमारी फीवर्स को, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ध्यान रखना, अगर किसी बंदे का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है या टेम्परेचर हाई हो रहा है नॉर्मल से, उस दोनों कंडीशन में आप टेम्परेचर को कंट्रोल लाने के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं। समझ गए बात को? अगर बंदा पैरासीटामोल, दोनों ही, पैरासीटामोल का एंटीपायरेटिक है, यानी हमारा जो पायरेक्सिया है, यानी जो हमारा जो ड्रॉप हो रहा है या हाई हो रहा है टेम्परेचर, दोनों को कंट्रोल करता है। तो पैरासीटामोल मोर देन 200 मिलीग्राम पर केजी इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर और सिंगल डोज ऑफ 7 ग्राम इज लीथल। ठीक है, किसी भी बच्चे को, आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके घर परिवार में अगर बच्चे होंगे तो किसी भी बच्चे को डायरेक्टली पैरासीटामोल नहीं दिया जाता। पैरासीटामोल का सिरप आता है। देखा है किसी ने? तो यस और नो बताओ जरा। नहीं सर। चलो, नहीं देखा तो ध्यान से सुनो बात को। जो भी बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों में एक इन्फ्यूजन या फिर कोई भी सिरप्स क्रिएट करे जाते हैं। सिरप्स किसके बेसिस पर होते हैं? बॉडी वेट और कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन के बेसिस पर क्रिएट करे जाते हैं। किसी भी बच्चे को आप डायरेक्टली ओरल इंजेक्शन ही ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो
ड्रग पॉइजन क्रिएट कर जाए, और उस कंडीशन में आप तोल के नहीं दे सकते, तो बच्चे में कम या ज्यादा डोज, एक्सेसिव डोज और डोज के इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे को हमेशा अपने, और इजी टू, उसमें बच्चा कैसे एंगल्फ करेगा, सुनो, बच्चा तो सकलिंग कंडीशन में होता है, ठीक है, किसी भी दौरान में 4 से 5 साल तक का बच्चा नहीं जानता इजीली एंगल्फ करना चीजों को, वो उसको सकिंग कंडीशन में लेता है, तो वो पहले उसको खा ही नहीं पाएगा, इजी टू एंगल्फ ही नहीं होगी अगर आप उसको मेडिसिन ओरली देंगे तो। दूसरी बात है कि सिरप्स के अंदर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं शुगर मिक्स करते हैं, जिससे बच्चा इजीली मीठा समझ के उसको खा भी जाता है, उसको सेवन भी कर लेता है उसका, तो ये भी ठीक है। हेपेटिक डैमेज विद पैरासीटामोल ओवरडोज, ठीक है, पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाती है, उस केस में हेपेटिक डैमेज होता है, यानी लिवर का डैमेज होता है। ये कब होता है हेपेटिक डैमेज, जब 150 मिलीग्राम पर केजी से ओवरडोज हो जाए। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव मेटाबोलाइट एंड एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोमाइन, क्विनोएनामाइन, ठीक है, ये पी फॉर पैरा होता है। तो ये एक मेटाबोलाइट बनता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोमाइन। इसकी वजह से जो हमारा लिवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड ग्लूटाथियोन डिप्लीशन, और जो ग्लूटाथियोन होता है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हेपेटिक डैमेज शुरू होता है। तो ध्यान रखना, 150 मिलीग्राम पर डोज से नीचे ही डोज में सिरप्स में भी जो है रखी जाती है, बहुत कम, ताकि बच्चे में कोई भी लीथल कंडीशन ना बने, और कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो जो उसके निगैली करे, कोई भी चीज डैमेज करे या फिर एनीथिंग एबनॉर्मल हो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें क्लिनिकल फीचर डिपेंडिंग अपॉन द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ द पैरासीटामोल एज वेल एज द कितने घंटे बाद वो आपके सामने बच्चा आया है, उसके बेसिस पर 4 स्टेज में बांट दिया है। कि अगर बच्चा 24 विद इन आ जाता है तो उसके अंदर इनग्रोएक्सिया, यानी वो खाने में अरुचि होगी, वोमिटिंग दिखाई देगा, नौसिया, एक्सेसिव स्वेट एंड कोल्ड स्किन दिखाई देगा। स्टेज सेकंड के अंदर 24 टू 48 आवर का होता है, हेपेटिक एंड रीनल डिसफंक्शनिंग होगी, इसके अंदर यूरिनेशन नहीं हो रहा होगा, और इंक्रीज लिवर एंजाइम एंड टीटी, ठीक है, तो लिवर एंजाइम जो है वो बढ़े हुए दिखाई देंगे। स्टेज 3 के कंडीशन में 48 टू 96 आवर के अंदर दिखे तो हेपेटिक कोमा, लिवर ही काम करना बंद कर देगा। स्टेज 4 फोर्थ डे और सेकंड वीक में है रिकवर इफ ट्रीटेड, तो ये स्टेज 4 हमेशा ज्यादातर रिकवर हो जाती है, पर जब ट्रीट करी जाती है तो। ट्रीटमेंट क्या है इसके, ट्रीटमेंट एमेसिस एंड गैस्ट्रिक लिवर बाय एक्टिवेटेड चारकोल, तो चारकोल को हम देते हैं, और चारकोल के थ्रू हम एमेसिस या फिर गैस्ट्रिक लेवेज करा सकते हैं। नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन जनरली करना चाह रहा हूँ कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसका क्या फंक्शन है, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल ही क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एक्टिवेटेड चारकोल हैज, एनीवन, कोई तो बता दो, ये 12th क्लास का क्वेश्चन, कोई तो बता दो। सर मोर एब्जॉर्बल होता है। एब्जॉर्बेबल, आर यू श्योर? हाँ, एब्जॉर्ब अलग होता है, एड्जॉर्ब, तो ये एड्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस पर उसको चिपका के रखता है जो भी आपने पॉइजन हुआ है। इसी वजह से हम चारकोल को लेते हैं, ताकि हम आसानी से उसको सरफेस पर चिपका लाएं और उसको हम बाहर निकाल दें, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब होने से बचा लें, पेट में एब्जॉर्ब ना हो जाए, यानी पेट से कहीं दूसरी जगह पर ना चला जाए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसको हम ग्लूकोज देंगे, हाइड्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट और कोगुलोपैथी करेंगे। कोगुलोपैथी में आप यहाँ पर हेपेरिन दे सकते हैं। हेमोडायलिसिस फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर की तरफ दिख रहा है, यूरिनेशन नहीं हो रहा, यूरिन में कोई ना कोई क्रिस्टल्स एनोसेक्ट्रा कुछ भी आ रहा है, उसके इसमें आप हेमोडायलिसिस की तरफ जाएंगे। आर्टिफिशियल किडनी स्पेसिफिक एंटीडोट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आपको काम आएगा, याद कर लो, NAC। जब भी पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है तो उसका एंटीडोट क्या होता है, NAC, एन एसिटाइल सिस्टीन, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ड्रग की एंटीडोट बनाई गई है, इसलिए आप इस चीज को PCM जो आती है पब्लिक, जो भी PCM जो होती हैं, जितनी बुक्स रहती हैं उसकी
कम्युनिटी मेडिसिन्स की, उसमें सब कुछ दे रखा होता है, ठीक है। तो आप इस बुक को भी ले लें, अभी तो खैर सिलेबस का ही पढ़ें। तो इसमें सब बताया जाता है कि अगर किसी पेशेंट ने कोई भी ड्रग एक्सेसिव मात्रा में ले ली है तो उसका क्या एंटीडोट होगा। जैसे आज के टाइम पर ग्रामीण इलाके में बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, पिल्स ज़्यादा ले लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा ले लेती हैं। बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, नींद की गोलियां ज़्यादा ले लेती हैं, गुस्से में या फिर नॉर्मली भी। तो उस कंडीशन में उसका गैस्ट्रिक लेवरेज कर दिया, फिर भी पेशेंट के पेट में दाह हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसका एंटीडोट देंगे। एंटीडोट हर एक मेडिसिन का एक निर्धारित होता है, समझ आ गया क्या। तो ऐसे ही हमारा जो पैरासीटामोल है उसका जो एंटीडोट है वो है NAC, एन एसिटाइलसिस्टेन, should be given within 16 hour ingested dose of 140 mg per kg followed by 70 mg 4 hourly for 68 hour laterally orally। ठीक है, सबसे पहले हम इसको आईवी के थ्रू देंगे 140 mg पर केजी, देन उसको हम ओरली देंगे 70 mg पर केजी आर्ली फॉर 68 आवर ओरली देंगे, ठीक है। NAC एंड एक्टिवेटेड चारकोल शुड नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है। हम ये बता रखा है, इन्होंने प्रोटोकॉल बता रखा है कि जो हमारा एंटीडोट है उसको और एक्टिवेटेड चारकोल की एक्टिविटी को साथ में नहीं कराएं, पहले एक्टिवेटेड चारकोल करा लें, उसके बाद NAC देंगे। हमेशा ऐसा ही होता है, पहले हम गैस्ट्रिक लेवलाइज करते हैं, उसके बाद ही एंटीडोट इंसर्ट करते हैं, समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट है इंट्रावेनस NAC। इंट्रावेनस NAC विद इन 8 to 10 आवर ऑफ इंजेक्शन। लोडिंग देखो, लोडिंग डोज दे रखी है इसकी 150 mg पर केजी इन्फ्यूजेस ओवर 1 आवर फॉलोड बाय 50 mg ओवर नेक्स्ट 4 आवर एंड 100 mg पर केजी ओवर नेक्स्ट 16 आवर। तो ये लोडिंग डेज दे रखी है, सबसे पहले 150 mg पर केजी देना है, देन फिर हमें 50 देना है, अगर फिर भी ट्रीटेड नहीं हो रहा तो हमें 60 100 पे जाना है। 150 में 50 कम करना है और फिर 50 बढ़ा देना, सॉरी 100 कम करना है और फिर 50 बढ़ा देना है, ऐसे करके है। समझ आ गया क्या। चलो एक और पढ़ा देते हैं, आयरन पॉइजनिंग, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आयरन पॉइजनिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल जो होता है वो 300 मिली माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होता है सीरम के अंदर। पर अगर सीरम में आयरन का लेवल 350 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो आयरन है वो पॉइजनिंग की तरह बढ़ जाता है, हमारी बॉडी पॉइजनिंग मानना शुरू कर देती है उसको। और हमारी जो म्यूकोसा लेयर है उस म्यूकोसा लेयर को और सर्कुलेशन को ये हैम्पर करते हैं। इट डायरेक्टली अफेक्ट म्यूकोसा एंड फॉर्म फ्री रेडिकल इन सर्कुलेशन। ऑब्जर्वेबल फॉर्म Fe+3 Fe+2 में से कोई जो रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स, वो ब्लड के सर्कुलेशन में घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है जिस वजह से जो म्यूकोसल लेयर होती है उसको वो एरोड करते हैं और हैम्पर करते हैं। तो आयरन पॉइजनिंग की कंडीशन यहाँ पर दी गई है। क्लिनिकल स्टेज की बात करते हैं, तो क्लिनिकल स्टेज में स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, 5 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। स्टेज फर्स्ट में बात करते हैं तो उस पेशेंट को वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, कॉलिकी पेन होगा, ठीक है। पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, क्राइंग करेगा। ये कॉलिकी पेन एक साइन है, जिस कॉलिकी नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जब भी बच्चा पेन करेगा तो क्राई करेगा। ये 3 से 4 मंथ के चाइल्ड में दिखाई देता है। ब्लड वोमिट को बोलते हैं हम हेमेटोमेसिस। स्टेज सेकंड की बात करते हैं तो रिलेटिव स्टेबिलिटी दिखेगी, थोड़ी सी जो पहले सिम्टम्स थे वो थोड़े से रिलेटिविटी स्टेबल दिखेंगे। सेकंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, हमारा जो शॉक होगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स शुरू हो जाएगा। फोर्थ में हेपेटिक नेक्रोसिस, जो हमारे लिवर के सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। और स्टेज 5 में देखेंगे कि गैस्ट्रिक रीजन पर, जो स्टमक रीजन है उसमें स्कैरिंग या फिर दाग धब्बे शुरू हो गए पड़ना। तो ये कहीं कंडीशंस हैं आयरन पॉइजनिंग की। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक इवैक्यूएशन स्टार्टिंग में करेंगे, एंटासिड देंगे कोरोसिव इफेक्ट को कम करने के लिए। चिलेशन थेरेपी कहीं ना कहीं देते हैं। चिलेशन में डेफ्रोक्सिमिन करके ड्रग आती है, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं इसका 50 मिलीग्राम पर केजी पर आवर फॉर 36 आवर और टिल यूरिन कलर बिकम नॉर्मल, ठीक है। और आयरन का लेवल जो है हमने पहले बताया था नॉर्मली 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है।
तो इतने तक आ जाए तो आप देखेंगे कि ठीक है। सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे क्योंकि ब्लड के अंदर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रखे हैं म्यूकोसा को रेड करने, तो आप एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, उसके साथ साथ हीमोडायलिसिस और बोवल इरिगेशन कराएंगे। और यहाँ पर आज आप खत्म करते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या आयरन पॉइजनिंग? इज दिस क्लियर आयरन पॉइजनिंग नाउ? Yes, sir. एनी डाउट? एनी डाउट? नादिरा, तमन्ना एंड कोमल, कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके नो सर। सो बाकी मैंने तुम्हें पूछा था तुम्हारा होमवर्क क्या था, वो होमवर्क मैं सुन लेता हूँ। योर होमवर्क बार वॉज पेरिटोनियम क्या होता है, और पेरिटोनाइटिस क्या होता है, और एसाइटिस क्या होता है, बताओ जल्दी। पेरिटोनियम क्या होता है? सर पेरिटोनियम Covering एक of सीएसएस मेम्ब्रेन होता है एब्डोमिनल कैविटी में। क्या होता है पेरिटोनियम? एब्डोमेन सर का? पेरिटोनियम इज द सीएस मेम्ब्रेन फॉर। योर वॉइस इज नॉट कमिंग कोमल, कट कट के आ रही है। एनीवन एल्स? sir, covering of abdomen. हाँ। एसाइटिस क्या होता है? Fluid filled. ओके सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस चीज को पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरे को चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, लाइफ सेविंग मेजर्स इन चिल्ड्रन को। और रही बात नेक्स्ट, तो फिर हम चलेंगे एक एक चैप्टर को उठाते हुए स्रोतस वाइज, ठीक है। जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्रोतस वाइज कंप्लीट करेंगे। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके